हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 2 हिस्ट्री का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है और आज ये हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इसके आगे का जानेंगे कि जब व्यापार करने के लिए कंपनी आई है तो वो उसने सत्ता कैसे स्थापित करी। आपने पिछले पार्ट में पढ़ लिया कि पश्चिम बंगाल में कैसे आई कंपनी ने, जो है अपना अधिकार जब जो था वो कर लिया। और आपको ये भी पता है कि अब आगे मैसूर में, पूरे भारत में कंपनी किस तरीके से अपने साम्राज्य को फैला रही है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से कंपनी ने प्लासी की लड़ाई लड़ी 1764 में, फिर बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की सत्ता अपने हाथ में कर ली, वहां के खुद वो दीवान बन गए। और अब हम पढ़ेंगे कि और जगह कैसे कैसे उन्होंने अपने वर्चस्व को फैलाया। वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, आप सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस तरीके से आपको जो है कंपनी एक व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर आई और कैसे कैसे वो जो है सत्ता को स्थापित कर लिया। अगर अब आज की डेट में ऐसा होता है तो आप कैसा महसूस करेंगे। यदि आप इमेज कीजिए कि आप पुराने जमाने में हैं, उस जमाने में जिस समय ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई है और कंपनी बनकर आई है और वो हमारा शासक बन गई, आप कैसा फील करेंगे, आप क्या उसके लिए एक्शन कर लेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये चीजें बता सकते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। जो कंपनी के अफसर बन के इंडिया के अंदर आए थे, ऑफिसर्स बन के आए थे कंपनी, यानी कि व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी, उसके अफसर बनकर जो थे वो आए थे और यहाँ पर आकर क्या बन गए, नवाब। नवाब मतलब आप देखो, हम जब हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं तो नवाब बोलते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश वाले लोग क्या बोल रहे हैं, नवाब। नवाब। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अपनी सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह अपनी जिंदगी को रहने की ख्वाब देखने लगा था। और बच्चों, पहली वाली जो वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 में बनाई है, उसका वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसके थ्रू आप पार्ट 1 को इजीली देख पाएंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। आपने देखा, जब हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था आपको, कि सिराजुद्दौला ने अब कंपनी की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उनसे नजराने की मांग करने लग गए थे। नजराने यानी गिफ्ट, यानी कि तोहफे, तोहफे की मांग करने लग गए थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब कंपनी खुद नवाब बन गई है। अब वो इंडियंस से तोहफे के तौर पर क्या ले रही है, जमीनें ले रही है, बहुत सारा पैसा ले रही है। खुद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने ही भारत में बेहिसाब दौलत को जमा कर ली थी। 1743 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, मद्रास यानी जिसको आप अब चेन्नई के नाम से जानते हो, आया था, तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। यानी कि जब इंग्लैंड से मद्रास रॉबर्ट क्लाइव आया तो केवल 18 साल की उम्र में आ गया था। और 1767 यानी 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर हमारे इंडिया का बना है, उसके बाद हमेशा के लिए जब वो भारत छोड़ करके गया अपने ब्रिटेन में, तो वहां जाकर उसकी दौलत कितनी मिली, ये दौलत मिली आपको 4,01,200 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात ये थी कि गवर्नर आया बन के क्यों था, वो जब दूसरे काल के लिए गवर्नर बना था कंपनी का, तो उसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भारत, ये कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको खत्म कर दिया जाए। अब कंपनी के सैलरी के अकॉर्डिंग तो उसके इतनी कमाई होने का कोई मतलब ही नहीं।
आया था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कंपनी के अंदर फैला हुआ, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार से क्या कर रहा है, अपनी दौलत को बढ़ा रहा है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई को देना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी कि भाई इतनी दौलत उसके पास कहां से आई अगर उसने भ्रष्टाचार नहीं किया तो। ये देखो, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति, अकूत यानी कि बेहिसाब संपत्ति के स्रोत संदेशपाद लग रहे थे। बहुत डाउट हो रहा था ब्रिटेन सरकार को कि ब्रिटेन के अंदर जाने के बाद में कि भाई इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया गया, यानी कि उसको मुक्त कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप से, लेकिन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे, यानी कि क्लाइव ने सबसे ज्यादा दौलत इकट्ठा करी थी। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही कई कंपनी के जो अफसर थे उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, यानी सभी के सभी भ्रष्ट नहीं थे, सब बेईमान नहीं थे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे, यानी ब्रिटेन में वो कोई ज्यादा बहुत पैसे वाले अमीर नहीं रहे थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी कि भारत में आए, ठीक ठाक पैसा कमाए और अपने ब्रिटेन लौट जो है अपने देश में लौट जाएं, और वापस जाने के बाद में अपनी जिंदगी को आराम से बसर बसर करें। जो जीते जी दौलत, धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां पे जाकर आलीशान जीवन जिया, यानी बहुत पैसा लेकर के यहाँ से गए और अपनी शान शौकत से अपनी जिंदगी को वहां पे ब्रिटेन में जाकर जो था उन्होंने स्पेंड किया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहा करते थे, नवाब। यह शब्द भारतीय नवाब से बना है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर, क्योंकि यहाँ से पैसा कमा के ले गए, वहां पे वो गरीब थे, तो नए अमीर सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोग के रूप में देखा करते थे। नाटक या फिर कोई कार्टून होता था तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब यहाँ देखो क्लाइव खुद को कैसे देखता था। क्लाइव संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया था। संयम यानी कि उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा था। कैसे रखा था? उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। ये क्लाइव के वर्ड्स थे। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, यानी कौन? जो मीर कासिम था, मीर जाफर। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। संपन्न शहर यानी कालिकता, यानी कि कोलकाता। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। किसकी मुस्कुराहट के लिए? रॉबर्ट क्लाइव की। मैं ऐसे खजानों के बीच में से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। और अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को खुद देख करके हैरान हूं कि मैंने हीरे जवाहरात क्यों नहीं इकट्ठे कर लिए उस समय। कंपनी का फैलता हुआ शासन, कंपनी का जो शासन था वो फैल रहा था। कैसे? अभी तो केवल पश्चिम बंगाल थी, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के बाद उन्हें और भी जगह अपने जो थे पैर पसारने शुरू कर दिए थे। यदि हम 1757 से 1857 के बीच का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रयास नहीं किया, यानी कि किसी भी राज्य, कोई अनजान इलाका होता था तो सैनिक वहां पर कंपनी जो थी वो डायरेक्ट नहीं भेजती थी। क्यों नहीं भेजती थी? इसका भी कारण था। उसने किसी भी भारतीय रियासत पर का अधिग्रहण, अधिग्रहण यानी अपने कब्जे में लेना, करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका उद्देश्य वहां पर शासन करना नहीं था। उसे लगता था कि हम चाहे किसी भी कोई पॉलिटिक्स ऐसी चले कि राजा खुद ही हमारे काम करने लग जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है वहां पे शासन करने की। ऐसा ही हुआ बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट यानी कि अपने सैनिक,
ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों, जो भीतरी मामले थे, उनमें भी वो हस्तक्षेप करने लगे थे, दखल देने लग गए थे। अगला कौन राजा होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की कई सारी कंपनी के अफसर जो थे वो ही तय करना चाहते थे कि हम ही तय करें कौन राजा बनेगा, किसको जो है किसको ये वाला ये ऑफिसर बनाया जाए उस दरबार के अंदर, ये चाहते थे। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर क्यासोपी सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को नहीं जो मान लेती थी, यानी जो सहायक संधि को मान लेती थी, तो उसको क्या करना होता था, उसे अपनी जितनी भी सेनाएं थी स्वतंत्र रखने का अधिकार नहीं था। यानी कि अपने अंडर में नहीं रख सकते थे वो। किसको हैंड ओवर कर देंगे, ब्रिटिश सरकार को, सेना को हैंड ओवर कर देंगे। ब्रिटिश सरकार उनको देख रेख करेगी, उनको हथियार चलाना सिखाएगी और ब्रिटिश सरकार के ही उनको पैसा देगी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। किसको, उस राजा को, उस शासक को जो सहायक संधि को मान लेते थे। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा भी देती थी। यानी कि अब वही राजा या नवाब कंपनी को सहायक संधि के थ्रू पैसा भी देगा सेना को रखने का, और जो है कंपनी की तरफ से उसको सुरक्षा भी मिलेगी। अगर भारतीय शासक रकम नहीं चुका पाता है, यानी कि सेना को रखने की कीमत नहीं दे पाता है, तो क्या होता था, उसे जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका है वो कंपनी को दे देना पड़ता था। कब्जा कर लेती थी कंपनी उस पर। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना था 1798 से 1805 में, उस समय अवध का जो नवाब थे 1801 में अपना आधा राज्य, अवध के नवाब को अपना आधा राज्य 1801 में कंपनी को सौंपने का मजबूर हो गए थे वो, क्योंकि नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। यानी कि वो नहीं जमा कर पा रहे थे, उनके पास नहीं था। यदि इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी कंपनी ने वहां के नवाबों से छीन लिए थे। ये एक चित्र देखो, चित्र नंबर 7। इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, इसके अंदर दिखा रहे हैं अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला टिल्ली कैटल द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद में जो सिराजुद्दौला हैं, वो उनकी संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे। जो बक्सर का युद्ध सिराजुद्दौला से हुआ था, तो उसके अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत को ये देखो, चिर परिचित जो शान शौकत है उसी के द्वारा वो खड़े हुए हैं। बल्कि उनके कैसे जितने भी अधिकार थे वो तो छीन लिए हैं, लेकिन अपनी शान शौकत को सिराजुद्दौला नहीं छोड़ रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, ये भी आप देखो। रेजिडेंट की ताकत थी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध, जो कि आपने पहले वाले चैप्टर में नाम पढ़ा है, जेम्स विल। ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, जेम्स मिल। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, यानी उस कंपनी के अंडर में रहता है, और रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। यानी कि रेजिडेंट की दखलंदाजी नहीं होगी अगर शासन का काम सही से चल रहा है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब जब भी कुछ अलग अलग तरीके से घटता है, जब भी कोई राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो क्या होता है, वहां पर उथल पुथल की, टकराव की, युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर हैदर अली के बेटे हैं। चित्र नंबर 8 में दिखा रखे हैं, ये आपके किसका पिक्चर दिखाई है, ये है टीपू सुल्तान की। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया,
तो कंपनी के ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ में आती है। अब मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। देखो, हैदर अली शासन, यह है हैदर अली के बेटे। हैदर अली का शासन कब से कब तक चला? 1761 से 1782 तक हैदर अली का शासन था। वहां के वो शासक थे। उनके पुत्र थे विख्यात, यानी कि बहुत फेमस, आपने नाम भी सुना होगा, टीपू सुल्तान। पुत्र का शासन चला 1782 से 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर बहुत ताकतवर हो चुका था। मालावर तट पर उन्होंने व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यानी ये देखिए, जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो किसके नियंत्रण में था? वो मैसूर के नियंत्रण में था। जहां से कंपनी क्या करती थी? मिर्च, काली मिर्चें, इलायची वगैरह खरीदती थी और उसको एक्सपोर्ट भी करती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था कि कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनसे बहुत मित्रता करी थी। उनकी मदद से उसने अपनी सेना को आधुनिक बना दिया था, यानी मॉडर्न बना दिया था। हथियार चलाने सिखाना, ये सब। चित्र नंबर 9 देखेंगे। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये कौन है? ये है कॉर्नवालिस और ये टीपू सुल्तान के बच्चे हैं। ये चित्र किसने बनाया है? ये चित्र बनाया है डैनियल आर्म ने। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया था, लेकिन 1792 था, यानी कि जो 1792 था, उसमें मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ब्रिटिश चित्रकार यानी पेंटर को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में बड़ा मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। यानी कि जितने भी अंग्रेज चित्रकार थे वो अपने को बहुत, अपने कम्युनिटी को यानी ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश कंपनी को वो ऊंचे ओहदे पर दिखाते थे, और जो इंडियंस थे उनको हमेशा वो लोअर दिखाने की कोशिश किया करते थे। देखो, बंधक बना रखा तो ये दिखाया है। ऐसे आपको बहादुर शाह जफर का मैंने ऊपर चित्र दिखाया था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली, सॉरी ये मुझसे टर्न हो गया था। उन्होंने क्या किया? उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे अंग्रेजों को कैसे लगते थे और हैदर अली उनके पिता कैसे लगते थे? महत्वाकांक्षी लगते थे, घमंडी और खतरनाक दिखाई दिया करते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, अपने कब्जे में लेना और कुचलना बहुत जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, यानी कि 4 बार युद्ध हुए अंग्रेजों के। किससे? मैसूर के साथ। 1767 यानी 1767 से लेकर 1769, 1780, 1784 तक, 1790 से 92 तक और 99 तक 4 बार जंग हुई मैसूर और अंग्रेजों के बीच। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी जो राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर पर राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दी गई। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें चित्र नंबर 10 है। ये टीपू का खिलौना शेर। टीपू सुल्तान इस खिलौने से खेला करता था। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है, यानी कि राजाओं की छवि, राजा किस तरीके का है, जनश्रुति यानी लोगों की कहानियों से।
प्रचलित किस्सों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इस बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में, एक बार क्या हुआ, एक बार जो थे टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में गए और क्या करने गए थे, शिकार खेलने गए थे। वहां पर शेर उनके सामने तो आ गया, लेकिन जो उनकी बंदूक थी मौके पर साथ छोड़ गई। अब जो कटार उनके पास थी, कटार यानी कि जो छुरी होती है, वो उनके पास थी, वो भी जमीन पे गिर गई। तो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान डरे नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत बहादुरी से शेर का बिना हथियार के साथ मुकाबला किया। लेकिन जो निहत्थे टीपू थे, उनके हाथ दोबारा से वो कटार लग गई और उन्होंने शेर को वहीं मार गिराया। तभी से लेकर उनका नाम किस नाम से गए, शेरे मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। और यही शेर वाली जो तस्वीर है, ये इनके झंडे पर भी दिखाई देती है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही, ये देखो ये सिपाही लेटा हुआ है और ये शेर है, मुंह में दबाए हुए है, और इसका हैंडल घुमाया जाता था, यानी इसका कहीं हैंडल होगा वो घुमाया जाता था, तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के अंदर से चीख निकलती थी। अब यह खिलौना कहाँ रखा है, शेर, ये जो ये है, ये वाला खिलौना कहाँ रखा है, ये खिलौना रखा है आपका लंदन में। लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में ये खिलौना रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तभी एक जो खिलौना था, ये वाला, अंग्रेज अपने साथ लेकर के ब्रिटेन में चले गए थे। अब देखो मराठों के साथ क्या हुआ। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के आखिर में क्या हुआ, कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करना चाहती थी और उनको खत्म करना चाहती थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष में मराठा शक्ति, क्योंकि मराठा विजय हुई थी, मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उधर जो थी वो उभर रही थी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था मराठा शक्ति को। इन राज्यों की बागडोर किस किसने संभाली, सिंधिया ने, होलकर ने और गायकवाड़, और साथ में भोसले ने, जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री को पेशवा कहा गया है, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी राज्यमंडल, यानी कन्फेडरेसी क्या है, एक राज्य का मंडल है, के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। पुणे क्या था, पुणे सत्ता का केंद्र था, यानी यहीं से शासन चलता था। महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में हुआ, किसके साथ खत्म हुआ, ये हुआ सालबाई की संधि के साथ, जिसमें कोई पक्ष भी नहीं जीता था, मतलब दोनों का इक्वल रहा, टाई अप हो गया। और कन्फेडरेसी क्या है, गठबंधन होता है, कन्फेडरेसी बोलते हैं गठबंधन को। दूसरा युद्ध अंग्रेज मराठा युद्ध था, 1803 से 1805 तक चला और कई मोर्चों पर लड़ा गया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के जो उत्तर में स्थित आगरा है, दिल्ली है, इसके सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया और के पास, कानपुर में के किसके पास, बिठूर में, देखो कानपुर के पास ही है बिठूर, बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया कि आप जाइए यहाँ से पेशवा जी और आप पेंशन लेते रहिए पूरे टाइम। और कहाँ पर भेजा गया था, कानपुर के पास ही बिठूर नामक एक जगह है वहां पर। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब विंध्य की बात है, विंध्याचल प्रदेश कहाँ पर आपको मिलेगा, विंध्याचल पर्वत मिलेगा आपको मध्य प्रदेश की तरफ। विंध्य विंध्य के जो दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चला था। सर्वोच्चता का दावा,
सर्वोच्चता यानी सबसे ऊंचाई का दावा। ये पिक्चर देखो, चित्र नंबर 11, लॉर्ड हस्टिंग्स की ये पिक्चर है, चित्र है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सर्वोच्च सत्ता मतलब सर्वोच्च है, कंपनी की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने मतलब जो अधिग्रहण यानी कि अपने अधीन करना, अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का उसका अधिकार है। किसका अधिकार है? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। क्यों नहीं चली? उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से जो राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। यानी कि आप देखो यहाँ पर कित्तूर, कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक में। और ये एक छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है। वहां कित्तूर को अपने अंडर में लेने वाली है ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में ही है संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना, संगोली यानी कित्तूर में है संगोली, और यहीं पे एक चौकीदार है जो कि एक गरीब है, रायन्ना नाम है उसका। रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। किसका? कि हम आपके अंडर में नहीं आएंगे। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और उनके दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, जला दिया या जो था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर, अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण हम इस किताब में पढ़ेंगे। देखें, ये पहले तो आप ये चित्र देख लीजिए जी। आपने चित्र नंबर 11 देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स का, और चित्र नंबर 12 है आपकी बुक के अंदर कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में ये चित्र बनाया हुआ है। ये आपको चेन्नम्मा रानी दिख रही है, उनकी याद में ये बनाया गया है चित्र। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 का जब दशक चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस का जो राष्ट्रवाद है वो यहाँ तक भी आ जाए। क्योंकि जो कि आप 9th क्लास से पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1789 से शुरुआत हो गई थी। तो 1789 से लेकर ये अब 1830 कहाँ का है? ये रूस से डरी हुई है कंपनी, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर से के चलते अंग्रेज अब क्या कर रहे हैं? अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण बना लेना चाहते हैं। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। कहां पर? अफगानिस्तान में। 1843 में सिंध सिंध भी उनके कब्जे में आ गया। पंजाब व सिंध, आपने अपने राष्ट्रगान में भी पढ़ा होगा, पंजाब व सिंध मराठा। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब में उस समय महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह, की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद यानी रणजीत सिंह ने कंपनी को नहीं आने दिया, लेकिन 1839 में जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया।
विलय की नीति, विलय यानी मिलना, यानी कि घुल जाना। तो ये नीति किसने अपनाई थी? ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। अधिग्रहण की आखिरी लहर थी ये। अधिग्रहण यानी कब्जे में लेने की आखिरी लहर थी। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के, जो डलहौजी थे, उनके शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसको नाम दिया गया विलय की नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर था कि अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि बेटी तो है लेकिन बेटा नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। कौन हड़पेगा? उसको हड़पेगी कंपनी। कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में जो था वो ले लिया। कब लिया? 1856 में। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से, यानी बहुत बुरा शासन है नवाब का, उससे आजादी दिलाना चाहते हैं और कंपनी कर्तव्य से बंधी हुई है कि उसे जो है जो जनता है उसको खुश रखना है। इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जो अवध के लोग हैं वो अपने नवाब को बहुत पसंद करते हैं और वो अभी गुस्सा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनके नवाब को हटा दिया है गद्दी से। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए थे। ये देखिए, ये पिक्चर देखेंगे, चित्र नंबर 14, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का ये चित्र है। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपको ये मैप दिखाए गए हैं, 3 मैप आपके सामने हैं। यहाँ पर देखो कि ये कौन से सन का मैप है? ये है 1757, 1797 का। अभी कंपनी का जो कब्जा है वो केवल कहाँ है? ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं। और ये कैसे पता चला है आपको? यहाँ से, ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है वो येलो पार्ट में है, और जो क्षेत्र जो है रेड कलर का है वो अभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। ऐसे ही आप इधर देखेंगे, इस वाले मैप में देखो, येलो पार्ट कितनी दूर तक ये येलो पार्ट आ गया है। येलो पार्ट आने का मतलब है ब्रिटिश शासन यहाँ तक स्थापित हो चुका है। और ये कौन सा सन है? ये सन है 1840 का। 1797 से 1840 तक इतने भूभाग पर कब्जा कर चुकी है ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 का देखो, 1857 में कितने, मतलब कुछ ही पार्ट्स ऐसे बचे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में नहीं आए। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता इस नक्शे में आपको दिखाई दे रही है। नए शासन की स्थापना कैसे हुई? नए शासन की स्थापना हुई, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंधे हुए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। वहां के गवर्नर का मतलब बंगाल का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग और बंबई का अलग। हर एक का शासन किसके अंडर में होता था? गवर्नर के अंडर में। और उन गवर्नर का जो एक होता था गवर्नर जनरल, यानी सबके गवर्नर अलग अलग, और गवर्नर जनरल, तीनों का एक गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। पहले कुछ वर्ड्स का हम मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर, जो आप आगे पढ़ेंगे। काजी, यहाँ पर एक वर्ड आएगा काजी। काजी कौन होते हैं? एक न्यायाधीश। मुफ्ती एक वर्ड आएगा जिसको मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। यानी कि जो मुफ्ती हैं
वो न्यायविद हैं और कानूनों की व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के आधार पर ये इनको फैसला देंगे। आप ये समझ लीजिए ये वकील है और ये जज है। महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण यानी बुरा आचरण करने का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या संसद के ऊपरी सदन जिसे हम कहते हैं में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स आपको बता दिए हैं। तो नए शासन की स्थापना, वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास से भी में भी आ चुकी थी। ये सब हमने पढ़ लिया है। और अब देखो यहाँ पर कि बंगाल हर एक शासन का गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए न्याय के क्षेत्र में। उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। ये पैराग्राफ मैंने आपको रिपीट कर दिया दोबारा से। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस न्याय व्यवस्था के अंदर में क्या था? इस न्याय व्यवस्था के अंदर में दो अदालतें दी गई थी जो कि थी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। हर जिले को एक दो दो अदालतें मिली हुई थी, जो कि आज भी हम अपने इंडिया के अंदर देखते हैं। दो प्रकार की अदालत होती हैं, फौजदारी और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी यानी कि जो मुस्लिम के पुजारी हैं और जो हिंदू यानी वो पंडित यानी कि जो हिंदुओं के पुजारी हैं। फौजदारी अदालतें कभी अभी किसके हाथ में थी? अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत चलती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। हालांकि जो फौजदारी जो मामले थे वो काजी और मुफ्ती देख रहे थे, लेकिन किसके अंडर में? अंग्रेजों के कलेक्टर की निगरानी में। ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर, चित्र नंबर 12। इसको भी देख लेते हैं हम, चित्र नंबर 12 को। ये वारेन हेस्टिंग्स पे जब मुकदमा चल रहा है उसको देख रहे हैं हम। और ये चित्र बनाया आरजी पलार्ड ने। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बुर्के, बर्के एक का नाम है, बर्के किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज का नाम है। उस पर बंगाल का शासन सही से न चलाने का आरोप जड़ दिया था। तो किसने जड़ा था? किसके ऊपर जड़ा था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ये आरोप लगाया था एडमंड बर्के ने कि इसने बंगाल का शासन सही से नहीं चलाया है। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। एक बड़ी समस्या क्या थी? एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसा कि आपने अपने भारत में भी देखा है कि हम एक राज्य में जाएंगे वहाँ के अलग ट्रेडिशंस हैं, दूसरे राज्य में जाएंगे वहाँ के अलग ट्रेडिशंस हैं। तो ऐसे ही हर राज्य के जो पंडित हैं या धर्मशास्त्री हैं वह अपने अपने राज्य के हिसाब से कानून बनाएंगे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने के लिए कहा गया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो भारतीय कानून को बनाने के लिए या भारतीय कानून को बनाने के लिए 11 पंडितों को जो इकट्ठा किया गया था, और ये धर्मशास्त्र संबंधित कानून थे, उनको 11 पंडितों को बुलाया गया, कानून बनवाया गया, एक संकलन तैयार किया गया। और किसके नेतृत्व में मतलब इसका अनुवाद भी किया गया था अंग्रेजी में? ये थे हॉलहेड, एन बी हॉलहेड। 1777 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता को तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या था? एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। अब ये देखो दोनों, अपीलीय अदालत को क्या बोला गया? सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जो कि आज भी है। जैसा कि
इसके नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर को इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता में से क्या होता था, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। किसका काम था ये? कलेक्टर का। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। कार्यालय यानी ऑफिस, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया था। जो पुराने सत्ता के केंद्र थे उनको तो हाशिए पर ढकेल दिया गया था और ये कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस से ही, जिसका नाम कलेक्ट्रेट रखा गया था, उसी से ही वो अपने सत्ता और संरक्षण को देखता था। अभी हम इसमें एक पढ़ेंगे महाभियोग के बारे में, जो कि कौन है? ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात हो रही है। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा आपको मैं पढ़ के सुना रही हूँ यहाँ पर। मैं यानी जो कौन है मैं किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है एडमंड बर्क के लिए। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से एक महाभियोग चला रहा हूँ, क्या क्यों चला रहा हूँ? कि जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, यानी कि जो बंगाल के लोग हैं उनको, उनके जो अधिकार थे उनको, भारत के लोगों के जितने भी अधिकार हैं उन सबको पैरों तले रौंद दिया है, यानी कि तुच्छ बना दिया है। जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु किसको मान रहा हूँ? हेस्टिंग्स को। और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। अब पढ़ेंगे कंपनी की फौज। कंपनी की फौज कैसे तैयार हुई इसके बारे में देखो। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में नहीं थी। अभी भी वो ये नहीं चाह रहे थे कंपनी कि हम सैनिक ताकत को लेकर के आए। उनका तो व्यापार करना मोटिव रहा है। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि घोड़े को चलाने वाले, जो घोड़े को चलाने में प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग पूरी ली हुई है। पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। सेना के सवारों का दबदबा रहता था, सवारों यानी घुड़सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर सशस्त्र यानी किसानों को ही सेना का रूप दिया हुआ था। स्थानीय जमींदार मुगलों की को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराया करते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में सैनिकों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। पहले तो ऐसा नहीं था कि उनको अलग से प्रशिक्षण कोई दिया जा रहा है। सवार हुआ करते थे, पैदल हुआ करते थे, और पैदल सैनिक जो थे वो सब किसान वगैरह को ही ट्रेनिंग दी हुई होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने मतलब क्या हुआ, उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को, जो सिपाही हुआ करते थे, सेना को क्या सिपाही कहते, सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना हुआ है यानी आर्मी। अपनी सेना को सिपाही कहा करते थे, आर्मी कहा करते थे, आर्मी कहते थे। और हमारे जो भारतीय शब्द है सिपाही, उसी से ये सिपाही बना है। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई, यानी घुड़सवार की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, जो मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, मस्केट किसे बोलेंगे? ये तोड़ेदार बंदूक होती है मस्केट, और मैचलॉक से लैस हुआ करते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था कि सेना की जो सैनिक हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। और अब
अपनी जो उसकी पैदल टुकड़ी थी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इधर देखो, ये धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र है संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण यानी व्यवहार के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे, यानी जो धर्मशास्त्र हैं उनकी बात हो रही है। सवार घुड़सवार को बोलेंगे। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक हुआ करती थी। और मैचलॉक शुरुआती दौर की जो बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से यानी माचिस की एक चिंगारी दी जाती थी और उससे चलाया जाता था, उसको मैचलॉक कहा जाता था। ये देखो, ये पिक्चर देखो, चित्र नंबर 13। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। ये सवार यानी घुड़सवार है। और अज्ञात भारतीय एक हैं चित्रकार, उन्होंने ये चित्र बनाया है 1780 में। मराठों और मैसूर के साथ युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार की टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत जो थी वो समझ में आने लगी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। समरूप यानी एक जैसी सैनिक संस्कृति की, एक जहाँ पे भी सैनिकों उनकी जो है उन्हें एक ही जैसा सिखाया जाए, उनके साथ एक ही तरीके का व्यवहार किया जाए। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिस कराई जाए, उनको रूल्स रेगुलेशन में रखाया जाए। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। किनका? सिपाहियों का। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। जाति और भावना को नहीं देखते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी धर्म जिन मान्यताओं को मानता हुआ आया है उसके लिए इतने आसानी से छोड़ना मुमकिन नहीं है। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय एक सिपाही माने? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरीके से देखा? 1857 में जब सिपाहियों का विद्रोह हुआ, इस दुनिया की झलक दिखाता है। किस तरीके की? कि जो अंग्रेजों ने एक अलग से ही दुनिया बसा रखी थी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे 28 अपने जो हमारा पाठ आएगा, पाठ 5 या अध्याय 5। निष्कर्ष हम देखते हैं, हमने इस पाठ को पूरे पाठ को पढ़ करके क्या निकाला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी उपनिवेश और औपनिवेशिक में अंतर। औपनिवेशिक में अंतर बताऊंगी। शक्ति बन गई है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। भाप की तकनीक यानी कि जब स्टीम इंजन स्टार्ट हो गए, तब तक समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने का समय जो लगता था करीब 6 से 8 महीने तक लग जाते थे। लेकिन जब भाप के इंजन चलने शुरू हो गए, जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों तक में पूरी करने लग गए। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज अपने परिवार को लेकर भारत जैसे दूर देशों में भी आने लगे थे। 1857 तक भारतीय महाद्वीप के 63% भूभाग और 78% की आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देखा, भारत के उपमहाद्वीप तक कितने प्रतिशत तक उनका शासन स्थापित हो चुका था 1857 तक। देश के शेष भूभाग जो बचा हुआ भाग था और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब हम बच्चों, ये हमारा चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। और इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी कुछ नोट्स लेके आऊंगी। इसको समझिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार समझिए पाठ को, बार बार रीडिंग लगाइए। और मैं नहीं कहती हूँ कि आप लर्न कीजिए, मैं तो कहती हूँ कि बस आप रीडिंग लगाते रहिए। एक ही पाठ की 4-5 बार रीडिंग लगा लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लिख करके देखिए। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझिए और अपने चैप्टर को तैयार कर लीजिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से आपसे कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप
समझ में आया तो किस तरीके से कैसा समझ में आया। आपकी मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हमेशा तैयार हैं, ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम।